हमारे द्वारा जैसे स्विच को बंद करते ही बल्ब ऑफ हो गया, जो बहुत ही बेसिक है। लेकिन इस स्विच के पीछे जो इलेक्ट्रिसिटी है वह ऑलमोस्ट लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर रही है। इसको एकदम से स्टॉप करने के बाद में क्या होता है, इसके साथ में कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये एक 400 केवी की लाइन है जिससे हमें बहुत फर्क पड़ता है। क्या आप सोच सकते हैं कि इस लाइन को बंद करने का स्विच कैसा होगा? ये एक आइसोलेटेड रहता है जो 400 केवी लाइन को बंद करने के लिए लगा हुआ है, जो ठीक हमारे घर के स्विच जैसा ही काम करता है। लेकिन जब लाइन को बंद करने के लिए इस आइसोलेट का कनेक्शन हटाते हैं तो आप देखेंगे हमने आइसोलेट का कनेक्शन हटा भी दिया है, फिर भी एयर के थ्रू यहाँ पर इतनी हेवी स्पार्किंग से कनेक्शन बना हुआ है कि अब इतनी हेवी स्पार्किंग से आइसोलेट के कॉन्टेक्ट मेल्ट होने लगे हैं। अब अभी तो लाइन 400 केवी की ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज 1100 केवी तक रहता है। अभी तो लाइन 400 केवी की है, ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज 1100 केवी तक होता है, जो आइसोलेट लाइन को में लगा जरूर रहता है लेकिन लोड लाइन को ब्रेक नहीं कर सकता। तो लाइन को ब्रेक करने के लिए एक और पावरफुल डिवाइस बनाई गई है जिसको हम बोलते हैं सर्किट ब्रेकर। ये 132 केवी से लेकर 1100 केवी तक की किसी भी लाइन को ब्रेक कर सकता है एकदम सेफ्टी के साथ में। और यदि लाइन में कोई फॉल्ट आता है तो ये अपने आप ट्रिप हो जाता है। आप जो सर्किट ब्रेकर देख रहे हैं ये SF6 सर्किट ब्रेकर है। तीनों पेज के लिए सेम ही होता है लेकिन ये मैकेनिज्म अलग अलग जगहों में ऑपरेट करता है। जो अपर टर्मिनल है वे मेन लाइन से आता है और ऊपर की तरफ कनेक्ट हो जाता है और लोड लीवर से सर्किट ब्रेकर का आउटपुट निकलता है। अब इन तीनों टर्मिनलों के बीच में ही सर्किट को ब्रेक करने का मैकेनिज्म लगा रहता है। अपर टर्मिनल एक फिक्स होता है और कोई भी मूवमेंट नहीं कर सकता। यहाँ पर कॉपर की रोड लगी है, वह लोड टर्मिनल में भी एक कॉपर की रोड लगी रहती है जो मूव कर सकती है। ये रोड अंदर से खोखली होती है और ऊपर के टर्मिनल से अपना कांटेक्ट बनाती है। लो कांटेक्ट खुद तो मूवमेंट नहीं करता लेकिन इसको कॉपर की रोड को मूविंग कराने का मैकेनिज्म यहाँ पर होता है। यहाँ पर लगे मूविंग कांटेक्ट बूस्टिंग के बाद से ऑपरेट होता है। मानकर चलिए लाइन ऑन है और सर्किट ब्रेकर का कांटेक्ट बना हुआ है। यहाँ पर दो कंडीशन है, यदि लाइन में कोई फॉल्ट आ गया या फिर सर्किट ब्रेकर को हम नॉर्मली बंद कर दें तो दोनों ही कंडीशन में सेम प्रोसेस से लाइन ब्रेक होती है। इस मैकेनिज्म के अंदर दो स्प्रिंग लगी रहती है और फिलहाल दोनों की दोनों स्प्रिंग लोडेड रहती है। नीचे एक रिले लगी हुई है प्लंजर सिस्टम के साथ में सर्किट ब्रेकर के पास में एक करंट ट्रांसफार्मर भी लगा रहता है। तो जब भी लाइन में कोई फॉल्ट आता है तो करंट ट्रांसफार्मर से हाई करंट फ्लो करने लगेगा और ट्रांसफार्मर में लगे रिले को बताता है कि सर्किट ब्रेकर से ज़्यादा करंट फ्लो आ रहा है, लाइन को तुरंत ब्रेक करने की ज़रूरत है। यहाँ पर करंट ट्रांसफार्मर एक्सट्रीमली हाई करंट पर ऑपरेट करता है और सर्किट ब्रेकर में लगी हुई रिले मुश्किल से 12 से 24 वोल्ट DC पर ऑपरेट करती है। फिर ये आपस में कैसे कम्युनिकेट रहते हैं? डायरेक्ट ट्रांसफर तो इस वीडियो में नहीं दिया हुआ है लेकिन हिंट आपको आगे मिल जाए। हाई करंट रिले से फ्लो करेगा तो रिले ऑपरेट होगी और इससे लगे प्लंजर को बार की साइड में फोर्स लगाएगी जिसकी वजह से यहाँ पर लगी होल्डिंग लेड लीवर को फ्री कर देगी और लीवर पर लोड स्प्रिंग का फोर्स आ जाएगा। तो बहुत ही स्पीड से स्प्रिंग पर इस रोड को नीचे की तरफ पुल करेगी, लाइन को बंद हो जाएगी। लेकिन इतनी आसान नहीं है कि हाई वोल्टेज लाइन में आइसोलेटेड को भी नहीं छोड़ा, सर्किट ब्रेकर को इतनी आसानी से कैसे छोड़ देगी? जब स्प्रिंग नीचे आएगी तो बूस्टिंग के नीचे एक छोटा गियर बॉक्स लगा रहता है जिससे तीनों बूस्टिंग पर एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं ताकि स्प्रिंग का फोर्स तीनों बूस्टिंग पर पहुंच सके। जब स्प्रिंग नीचे जाएगी तो इस रोड पर डायरेक्ट स्प्रिंग का फोर्स आता है जिससे मूविंग आर्चिंग कांटेक्ट बोलते हैं। ये रोड नीचे से आइसोलेटेड रहती है और इसको मूविंग आर्चिंग कांटेक्ट बोलते हैं। ये रोड नीचे से इंसुलेटेड रहती है और ऊपर कांटेक्ट से कनेक्शन बनाती है। तो इस रोड के साथ में यहाँ पर लगा सिलेंडर नीचे की तरफ जाएगा लेकिन सिलेंडर के अंदर एक पिस्टन रहता है जो एकदम फिक्स होता है और इस सिलेंडर पिस्टन के बीच में SF6 गैस भरी रहती है जिसका प्रेशर 2.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। जब सिलेंडर नीचे जाएगा तो पिस्टन गैस को कंप्रेस करने लगेगा। गैस को कंप्रेस करके इसका प्रेशर 14.2 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर तक पहुंचा देगा। जैसे ही कॉन्टेक्ट एक दूसरे से दूर होंगे तो ज़बरदस्त आग जनरेट होगी
पिस्टल गैस का इतना प्रेशर बढ़ा देगा कि इस नोजल से हाई स्पीड में प्रेशर से SF6 गैस ये इन दोनों कॉन्टैक्टों के बीच में आने लगेगी, जिससे हाईली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है तो ये नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट होने लग जाएगी, जो इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हेवी होता है। इन दोनों कॉन्टैक्ट के बीच में जो आग जनरेट होगी उसको ये ख़त्म कर देगा, क्योंकि जो नेगेटिव आयन तो इन दोनों कॉन्टैक्ट बीच में जो आग जनरेट होगी उसको ये ख़त्म कर देगा, क्योंकि इसके जो नेगेटिव आयन है हेवी होने की वजह से इसकी मोबाइलिटी को रिड्यूस कर देते हैं, जिससे जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉनों में से मूविंग नहीं कर पाएंगे और वहीं ख़त्म हो जाएंगे। SF6 गैस का प्रेशर टेम्परेचर बढ़ने से यहाँ लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो यहाँ पर साइड में हीटर लगे रहते हैं जो इसको लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होने देते, क्योंकि लिक्विड में बदल गई तो फिर तो लाइन ब्रेक नहीं होगी। फिर ब्रेकर को तो बंद कर दिया, लेकिन एक रिस्क यहाँ पर अभी भी बना हुआ है कि इन सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट के बीच में दूरी बहुत कम है, इसलिए सर्किट ब्रेकर में आइसोलेट लगा रहता है। तो जब हम मैन्युअली सर्किट को बंद कर रहे हैं कि कर दें से लाइन पर काम करने के लिए, तो सर्किट ब्रेकर को बंद करने के बाद में आइसोलेट को ज़रूर से ओपन किया जाता है डबल सेफ्टी के लिए, क्योंकि जब इतनी पावरफुल लाइन अचानक ब्रेक होती है तो सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ पड़ता है, क्योंकि जब तक जो करंट हाई स्पीड से फ्लो कर रहा है उसको कोई जाने के लिए तो सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट में से करंट वापस पीछे की तरफ रिफ्लेक्ट होने लगेगा। जिस तरीके से हाई स्पीड में फ्लो होते हुए पानी को हम एकदम से रोक नहीं सकते, उसके पीछे की तरफ वेव्स बनने लगेगी, ठीक उसी करंट के साथ में होता है। और यह करंट इतना पावरफुल होता है कि जनरेटर जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है उसको भी अनस्टेबल कर सकता है, या फिर किसी ट्रांसफार्मर को डैमेज भी कर सकता है। बहुत सारे डिवाइसेस लगाए जाते हैं जो पीछे की डिवाइसेस को सेफ रखने के लिए जो पावरफुल ट्रांसमिशन लाइन होती है उनको ब्रेक नहीं किया जा सकता जब तक कोई इमरजेंसी कंडीशन या कोई ज़बरदस्त फॉल्ट न आ जाए। आपने देखा होगी हमारे लाइट चली जाती है लेकिन GSS में एनी टाइम अवेलेबल रहती है, वह इसीलिए क्योंकि इन लाइनों को ब्रेक करना बहुत चैलेंजिंग काम होता है। 132 kV इससे भी जितनी छोटी लाइन से उनको आसानी से ब्रेक किया जाता है, जितनी बड़ी लाइनों पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अब लाइन को वापस कनेक्ट करना भी कोई आसान काम नहीं होता है कि जिसको समझने के लिए हमें वापस उसके मैकेनिज्म पर आना है। लाइन फिलहाल बंद है, एक स्प्रिंग लोडेड भी हो गई है, तो लाइन को क्लोज करने के लिए यहाँ पर एक और रिले लगी रहती है। तो इस रिले को कंट्रोल पैनल से सिग्नल दिया जाता है, ये भी एक ऊपर वाली रिले की तरह ऑपरेट करती है और इस प्लंजर क्लोजिंग होल्डिंग लेज को फ्री कर देती है। फ्री होते ही गैस पर क्लोजिंग स्प्रिंग का फोर्स आ जाता है जो अभी भी लोडेड है और ये इस गैस को स्पीड से रोटेट करवाती है। कैंपेन लीवर पर फोर्स लगाएगी और लीवर वापस साइड वाली स्प्रिंग को लोड कर देगा, जिससे लाइन वापस क्लोज हो जाएगी। जो स्प्रिंग लाइन को ट्रिप करती है उसको सिर्फ क्लोजिंग स्प्रिंग ही चार्ज कर सकती है और क्लोजिंग स्प्रिंग को वापस करने के लिए साइड में एक मोटर लगी रहती है। तो सर्किट ब्रेकर के क्लोज होते ही स्प्रिंग को वापस धीरे धीरे लोड करने लग जाएगी। इन सर्किट ब्रेकर का ओपन और क्लोजिंग टाइम सिर्फ 60 मिलीसेकंड होता है और यदि लाइन ब्रेक होते टाइम आप सर्किट ब्रेकर के पास में खड़े हो तो गैस और इसके ऑपरेशन की आवाज़ आसानी से सुनाई दी जाएगी। सर्किट ब्रेकर में जो SF6 गैस होती है वह आर्सिंग के अंदर ही बंद रहती है, क्योंकि यह हार्मफुल भी है और उनको भी नुकसान पहुंचाती है। यहाँ पर बताता है तो प्रेशर डाउन होते गैस रिपलिंग की जाती है। जब एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन को वापस कनेक्ट करते हैं तो ये ट्रांसफार्मर के लिए खतरा बन सकती है, तो इसका भी हमें खास ध्यान रखना होता है, जिसकी बातें हमने इस ट्रांसफार्मर वाले वीडियो में की है। अभी तो हमने सिर्फ एक सर्किट ब्रेकर और ट्रांसफार्मर के बारे में बात की है। इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हमारे घरों में बहुत से अच्छे से इंजॉय करते हैं, लेकिन इसके पीछे जो इंजीनियरिंग है वो बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है। हमने आने वाले विस्तार से बात करेंगे। इस वीडियो सीरीज में जुड़ने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। हम आपको कुछ बेस्ट इन लर्निंग देने की कोशिश कर रहे हैं।